हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इस एग्रीकल्चर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारा जो लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने धान की क्रॉप के बारे में पढ़ा था। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम धान की क्रॉप को आज कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले है धान की खेती। क्या है धान की खेती? इसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है कि इसको फसल ऋतु, देखिए फसल ऋतु, फिर स्थानीय नाम है इसका, और फिर है बुआई का समय, और फिर है कटाई का समय। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो फसल ऋतु है इसके बारे में देखते हैं कि फसल ऋतु के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो फसल ऋतु के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है? पहली है शरद ऋतु। कौन सी है? शरद ऋतु है। दूसरी कौन सी है? वो है शीत ऋतु। और तीसरी है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? वो बसंत ऋतु भी हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो शरद ऋतु है इसका स्थानीय नाम क्या है, कि इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो शरद ऋतु है इसको स्थानीय भाषा में, यदि हम इसकी मतलब की जो धान की जो खेती है वो शरद ऋतु के दौरान करते हैं, तो इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस कहा जाता है। और कहाँ पे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। यदि हम धान की खेती शीत ऋतु में कर रहे हैं तो इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको स्थानीय भाषा में अमन कहा जाता है। और कहाँ पे कहा जाता है? वो उड़ीसा के अंदर कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? उड़ीसा में कहा जाता है। और यदि हम इसकी बुआई बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु के अंदर कर रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है? बोरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरो कहा जाता है। देखिए कि यदि शरद ऋतु में यदि इसकी बुआई कर रहे हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? एस के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे जाना जाता है? वो जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। और यदि इसकी बुआई हम शीत ऋतु में कर रहे हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? एस के नाम से, सॉरी अमन के नाम से इसको जाना जाता है। और यदि इसकी बुआई, धान की जो बुआई है वो हम ग्रीष्म ऋतु या बसंत ऋतु में कर रहे हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है बोरो के नाम से जाना जाता है। ये हमारी क्या है? तीसरी फसल ऋतु है धान की। ठीक है। अब इसकी बुआई का समय, यदि हम शरद ऋतु के अंदर धान की बुआई करें तो इसका समय क्या होगा? तो इसका समय होगा मई जून। क्या होगा? मई जून में इसकी क्या करते हैं? हम बुआई करते हैं। और कटाई कब करते हैं? कटाई करते हैं वो करते हैं सितंबर अक्टूबर में। कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर में करते हैं। और यदि अपने को पूछा जाता है कि शीत ऋतु के दौरान जो धान की खेती की जाती है उसका बुआई का समय क्या है, तो इसके बुआई का समय क्या है? वो है जून जुलाई। क्या है? जून जुलाई है। और कटाई का समय क्या है? वो है नवंबर दिसंबर। क्या है? नवंबर दिसंबर क्या है? इसकी कटाई का समय है। और तीसरा है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु या फिर बसंत ऋतु, इसके दौरान जो उसको क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बोरो कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है स्थानीय भाषा में बोरो? इसको क्या कहाँ पे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। और अमन यानी कि शीत ऋतु के अंदर जो बुआई की जाती है उसको अमन कहाँ पे कहा जाता है? वो कहा जाता है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे कहा जाता है? उड़ीसा में कहा जाता है। तो इसकी जो बुआई का समय है वो क्या होगा? वो होगा नवंबर दिसंबर। क्या होगा? नवंबर दिसंबर इसकी बुआई का समय होगा। और कटाई का समय क्या होगा? वो होगा मार्च अप्रैल। क्या होगा? मार्च अप्रैल क्या होगा? इसकी कटाई का समय होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है धान की नर्सरी। क्या है? धान की नर्सरी। तो देखिए दोस्तों कि धान की जो नर्सरी है वो कितने प्रकार की होती है? धान की नर्सरी को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? धान की नर्सरी को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? पहली है आर्द्र नर्सरी। कौन सी है? आर्द्र नर्सरी है। दूसरी है वो शुष्क नर्सरी है। धान की नर्सरी, कि धान की जो नर्सरी है उसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जो धान की जो नर्सरी है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? धान की नर्सरी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है आर्द्र नर्सरी। कौन सी नर्सरी है? आर्द्र नर्सरी है। और दूसरी है वो है शुष्क नर्सरी। कौन सी नर्सरी है? शुष्क नर्सरी है। और तीसरी है वो है डेपोन नर्सरी। कौन सी है? डेपोन नर्सरी है।
तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धान की जो नर्सरी तैयार करते समय यदि हम धान की जो नर्सरी है वो अर्धर नर्सरी से तैयार करें हैं तो इसके लिए क्षेत्रफल कितनी आवश्यकता होती है। तो धान की नर्सरी के लिए 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और यदि हम अर्धर नर्सरी के द्वारा धान की जो नर्सरी है वो तैयार करें हैं तो इसमें पौध तैयार होने में कितना समय लगता है। जो धान की जो नर्सरी है इसको अर्धर नर्सरी के द्वारा यदि तैयार करते हैं तो इसको पौध तैयार होने में कितना समय लगता है। पौध तैयार होने में लगा समय, लगने वाला समय कि इसको पौध तैयार होने में कितना समय लगता है। तो वो लगता है इसके अंदर कितना समय लगता है। धान की यदि नर्सरी तैयार करें हैं तो इसमें कितना समय लगता है, वो लगता है 25 से 30 दिन का। कितना लगता है, 25 से 30 दिन का क्या लगता है, इसमें समय लगता है। इसी प्रकार दोस्तों शुष्क जो नर्सरी है वो सेम टू सेम क्या है, अर्ध नर्सरी के तरह ही है। इसमें भी क्या होता है कि जो शुष्क जो क्षेत्रफल होता है वो कितना चाहिए, शुष्क क्षेत्र नर्सरी तैयार करें इसमें क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, 1000 मीटर स्क्वायर होती है। और पौध तैयार होने में कितना समय लगता है, वो भी कितना लगता है, 25 से 30 दिन का क्या लगता है, इसके अंदर समय वो लगता है। इसी प्रकार देखिए 3 नंबर है वो है डेपोंग नर्सरी। कौन सी विधि है, डेपोंग नर्सरी है। डेपोंग जो नर्सरी है इसके अंदर देखिए कि इसके अंदर क्षेत्रफल की कितनी आवश्यकता होती है कि डेपोंग जो नर्सरी है इसमें कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, वो होती है 25 से 30 मीटर स्क्वायर। कितनी आवश्यकता होती है, 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्या होती है, इसमें क्षेत्रफल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और यदि आपको पूछा जाए कि इसमें पौध तैयार होने में कितना समय लगता है, पौध तैयार होने में कितना समय लगता है, तो पौध तैयार होने में इसमें 11 से 14 दिन का क्या लगता है, समय लगता है। और देखिए दोस्तों, तो इसके यदि इसके द्वारा यदि बीज की बुआई करते हैं तो इसमें जो बीज है वो कितने घंटों में क्या होता है, अंकुरित होता है। यानी कि बीज को अंकुरित होने में कितना समय लगता है, बीज अंकुरित होने में कितना समय लगता है, तो वो लगता है 36 से 48 घंटे। कितना लगता है, 36 से 48 घंटे में क्या हो जाता है, बीज वो अंकुरित होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और इसके यह जो विधि है वो कहां से लाई गई थी, तो यह विधि कहां से लाई गई थी, तो यह विधि मनीला फिलीपींस से लाई गई थी। कहां से, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। इस विधि का विकास कहां से हुआ था, मनीला फिलीपींस से हुआ था। और यह भारत में सबसे अधिक किस राज्य में अपनाई जाती है, तो वो अपनाई जाती है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में अपनाई जाती है, तो वो अपनाई जाती है आंध्र प्रदेश में। यह विधि है वो क्या होती है, सबसे अधिक अपनाई जाती है। और इस विधि के अंदर बीज दर वो कितनी ली जाती है, इस विधि में बीज दर वो 3 से 4 केजी प्रति मीटर स्क्वायर की जाती है। देखो दोस्तों, अपन बीज दर वो पढ़ते हैं तब क्या करते हैं, प्रति हेक्टेयर लिखते हैं, लेकिन इसमें आपको याद रखना है प्रति मीटर स्क्वायर है, ये 3 से 4 केजी प्रति मीटर स्क्वायर है। जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वो देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि जो धान का जो बीज होता है उसका परीक्षण भार कितना होता है। तो धान के जो बीज होता है उसका परीक्षण भार है वो कितना होता है, तो धान के बीजों का परीक्षण भार है वो कितना होता है, 25 ग्राम होता है। कितना होता है, धान के जो बीज होते हैं उसका परीक्षण भार कितना होता है। यदि आपको पूछा जाए कि धान के बीजों का परीक्षण भार कितना होता है तो वो होता है 25 ग्राम। और यदि आपको एग्जाम के अंदर बासमती चावल यानी बासमती जो चावल है उसका पूछा जाता है, बासमती चावल का परीक्षण भार पूछा जाता है तो वो होता है 21 ग्राम। और यदि आपको धान की जलमांग के बारे में पूछा जाता है कि धान की जलमांग वो कितनी होती है, तो धान की जलमांग होती है वो होती है 900 से 2500 mm। कितनी होती है, 900 से 2500 mm क्या होती है, इसके धान की क्या होती है, जलमांग होती है।
और नेक्स्ट जो है वो है कि जो धान की जो नर्सरी है, सॉरी जो धान की जो क्रॉप है, इसके अंदर कौन कौन से खरपतवार नाशी है वो हम काम में लेते हैं। धान की जो क्रॉप है उसमें कौन कौन से खरपतवार नाशी काम में लेते हैं। तो सबसे पहला जो अपना खरपतवार नाशी है वो है प्रोपेनिल। कौन सा है? प्रोपेनिल है। और दूसरा वो है ब्यूटाकलोर। क्या है? ब्यूटाकलोर है। ब्यूटाकलोर पहला है प्रोपेनिल, दूसरा है ब्यूटाकलोर। क्या है? ब्यूटाकलोर है। और नेक्स्ट जो है वो है कि धान के जो चावल होता है उसमें क्या होता है, हुलिंग प्रतिशत कितना होता है, कि क्या हुलिंग प्रतिशत वो कितना होता है, वो होता है 70 से 75। कितना होता है? 70 से 75 होता है। यदि औसत नाम पूछा जाता है तो होता है 67% होता है। कितना होता है? 67% क्या होता है इसमें हुलिंग प्रतिशत होता है। नेक्स्ट जो है वो है कि धान के अंदर बोनेपन का जीन कौन सा होता है, यानी कि धान में बोनेपन का जीन, तो धान में कौन सा बोनेपन का जीन होता है, वो होता है डीजीओ जीन। कौन सा होता है? डीजीओ जीन। क्या होता है इसमें? धान में बोनेपन का जीन है वो डीजीओ जीन होता है। फिर जो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि 1 kg धान को उत्पादन करने के लिए, 1 kg जो धान है उसको उत्पादन करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है। 1 kg धान को उत्पादन करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 5000 लीटर। कितनी होती है? 5000 लीटर क्या होती है इसमें पानी की आवश्यकता होती है। और धान जो है वो कितने नाइट्रोजन जो उर्वरक है उसकी क्या करता है, उपभोग करता है। कितने प्रतिशत जो नाइट्रोजन है उसका जो उर्वरक है उसका उपभोग करता है, तो वो करता है 30 से 40%। दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। और जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें धान की जो क्रॉप है उसको क्या कर दिया जाएगा, पूर्ण कर दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही जल्द आपको एक अच्छी क्वालिटी के साथ लेक्चर है वो अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।